हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमित आप सबको स्वागत करता हूं जेपी फाउंडेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग की बायोलॉजी क्लासेस की कंटिन्यू चलती जा रही है, ठीक है। तो आज की जो क्लास हुई काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ और उसी जोश उसी दमखम के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि लास्ट डे हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फिनिश कर लिया हुआ था, और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी फिनिश करने वाले हैं जी। तो स्टार्ट करने से पहले जय माता रानी। चलिए आज कुछ करते हैं, कुछ धमाकेदार, ठीक है। एक आप सबके लिए है, हिम्मत रखो, विश्वास रखो, हर दिन नई उम्मीद लाता है, ठीक है। हिम्मत रखो, विश्वास रखो, हर नया दिन उम्मीद लाता है। जो खुद पे यकीन रखे वही एक दिन जीत पाता है। जी बिल्कुल, अगर आप सबको भरोसा है खुद पे, हम पे और इस आने वाले कल पर, तो उसी चीज को हम लोग आगे ऐसे ही करते जाएंगे। और थैंक यू सो मच कि आप सब जो सपोर्ट किए ना, उस सपोर्ट के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता रहता हूं। और जिस चीज को हम लोग स्टार्ट किए ना, जिस दमखम के साथ स्टार्ट किए, उसको जब तक एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ना मिल जाए तब तक तो छोड़ना ही नहीं है जी। बायोलॉजी सेक्शन का वो सारे का सारा इंपॉर्टेंट जितना भी आपको लगे नहीं यार यहां से बन सकते हैं वहां से बन सकते हैं ना, A to Z मैं कराऊंगा आपको। आप बस इसी तरह सपोर्ट करिएगा ताकि इस बंदे को भी थोड़ा सा हौसला मिलता रहे कि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए क्या होता है, एक मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। आज की जो क्लास होगी हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगी। देखिए, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं ना, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है काफी इजीएस्ट तो नहीं बोल सकते हम लोग, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग जब खुद के बारे में स्टडी करते हैं ना, तो बहुत ही मन से स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद के बारे में स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन हो चाहे एक्सटर्नल ऑर्गन हो, ठीक है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इट इज अ वेरी स्पेशल फॉर continuity of life because the female has able to produce a new young ones. After that there have no anyone who can produce if the female has able to. सिर्फ फीमेल के पास ही ऐसी एबिलिटी होती है, इसीलिए उसको सबसे स्पेशल माना जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो चीजों को काफी अच्छे से समझिएगा। हमारे पास अगर हम फीमेल की बात करते हैं, ठीक है, फीमेल की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास दिमाग में क्या आता है कि भैया ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दूसरी चीज ओवुलेशन, तीसरी चीज हॉर्मोन्स, चौथी चीज इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। मतलब अगर इन सब चीजों को हम ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं हमें दिमाग में मिल जाता है एक चीज और जो मेन होता है ओवुलेशन। मतलब क्या है, यहां पर सीधे मैं लिख देता हूं, यहां पर गैमेट फॉर्मेशन भी लिख देता हूं, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बातें हमारे मन में आ जानी चाहिए कि अगर हम किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करते हैं तो क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखिए हम लोग। सबसे पहली बात, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग एग, ठीक है, ओवा, फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन, सपोर्टिंग प्रेगनेंसी एंड गिविंग अ बर्थ। मैंने भी आपको यही बात बोला कि अगर कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा ना, तो उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो सबसे स्पेशल क्वालिटी होती है वो किसी और में नहीं देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड दैट प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा किसी के पास ऐसी खासियत नहीं होती है कि वो बच्चे को जन्म दे दे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, प्रेगनेंसी है, सपोर्टिंग है, गिविंग बर्थ है, ओवुलेशन है, ये सारी चीज किसमें पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ फीमेल में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज ऑल्सो प्ले अ रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। जो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स होता है ना, वो भी यहीं से जनरेट होती है। मतलब उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि जो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रिस्पॉन्स करते हैं, जो एक यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए एबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, वो सारी चीजें हमारे पास एज
यहीं पे देखने को मिलती है फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन which regulate the secondary sexual characteristics and the menstrual cycles, that means called as a ovulation or the periods. Clear? अगर कोई आपसे पूछे कि यार फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं या फिर नॉर्मली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, देन यू कैन आंसर देम. ठीक है, इतनी चीजें अगर आप बता दे रहे हैं तो नॉर्मली आप एग्जाम्स में आप अच्छे मार्क्स पा जाएंगे. ठीक है, बस बातों का ध्यान रखना कि यार कोई फीमेल है तो क्या करती है, एक बच्चे को जन्म देती है. ठीक है, एग को फॉर्मेशन में हेल्प करती है. ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है. क्लियर है? एंड दैट किसी भी फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसको रेगुलेट एंड एनहांस कौन करता है, तो हार्मोन्स करते हैं. हार्मोन्स में कौन कौन से होते हैं, तो एस्ट्रोजन होता है एंड हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं. ठीक है, तो इतनी चीजों को अगर हम ध्यान से रखते हैं ना तो सच में कह रहे हैं यार आपके लिए यहां पे अच्छे मार्क्स मिलने से कोई रोक नहीं सकता है. ठीक है, देखिए अगर हम देखें एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो आप देख सकते हैं ये एक्सटर्नल ऑर्गन है. ठीक है, ये कैसा ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन है. और इस एक्सटर्नल ऑर्गन्स को हम लोग वन बाय वन करके यहां पर देखने वाले हैं. देखिए ये आपका फैलोपियन ट्यूब है. ये आपको जो थोड़ी सी हल्की सी नैरोवियर रीजन दिख रही है ना, ये वाली तो फैलोपियन ट्यूब होती है. ओवरी देखिए, ओवरी जो पेयर ऑफ ओवरी होती है. ठीक है, पेयर ऑफ ओवरी होती है. उसके बाद देखिए आपका यूट्रस होता है, उसके बाद सर्विक्स होता है, उसके बाद वेजाइना होता है. ठीक है, तो चीजों को आप देख लीजिए ये कहां पर है, किस तरीके से सिचुएटेड है, और लेबलिंग तो जरूर करिएगा. लेबलिंग एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होती है. अब देखिए ये कहां पर है हमारे भैया, जस्ट बिलो ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जस्ट बिलो ऑफ एब्डोमिनल कैविटी और द पेल्विक रीजन. ठीक है, जहां पर पेल्विक रीजन होती है उसी के पास में होती है नियर द किडनी, वही प्रेजेंस होती है. अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपने, फैलोपियन ट्यूब देख लिया, ये ओवरी देख लिया, ये यूट्रस देख लिया, सर्विक्स देख लिया, वेजाना देख लिया. क्लियर है? ये एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स आपको दिखाने की मैं कोशिश किया हूं. और ये देखिए ये इंटरनल में देखा जाए, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, वेजाइनल ओपनिंग, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग. ठीक है, तो ये जो ऑर्गन्स है ये पूरा इंटरनल ऑर्गन्स है, जो नॉर्मली आपको एज देखने को भी तो मिल जाता है, बट इंटरनल ये भी आता है और ये भी आपके पास एज नॉर्मली देखने को मिल जाता है. ये देखिए ये इंटरनल सेक्शन को कट करके निकाला गया है, और इंटरनल सेक्शन हमेशा आपके लिए एज ओपनिंग में दिखाई जाती है, और ये आपको एज आउटर में देखने को मिल जाता है कि नहीं यार ये आउटर में बाहर से देख सकते हैं. हाँ, दिस इज द लुक लाइक स्ट्रक्चर्स. अब देखिए ये जो लेबिया मेजरा है, लेबिया माइनोरा है, ये ऊपर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को देखने को मिल रहा है ना, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मस्कुलर है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है. ये हाइमन की लेयर होती है, और इस हाइमन की लेयर को नॉर्मली बोलते हैं कि प्रोटेक्टिव लेयर ही होती है वहां पर. ये मॉन्स प्यूबिस, ये आपका टिश्यू होती है, फैटी टिश्यूज होती है. ठीक है, ऊपर वाला रीजन होता है फैटी टिश्यूज का. उसके जस्ट बिलो ऑफ होती है तो ये क्लाइटोरिस होती है. ये कहते हैं कि प्रीमैच्योर ऑफ द वेजाइनल ट्रैक या फिर वेजाइना बोल सकते हैं आप यहाँ पर. ठीक है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग होती है. ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए ताकि एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना आए. अगर आप एग्जाम में इसको नहीं बनाते, इसको ही बनाते तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन बोथ ऑफ देम बना देते हैं तो आपके एग्जाम्स फुल मार्क्स मिलने वाले होते हैं. तो कहीं से मैं चाहता हूं कि यार आपको कोई दिक्कत ना आए यहां पे, मतलब कि एग्जाम्स में अगर बोल देंगे यार ड्रॉ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड एक्सप्लेन इट, तो जैसे ब्रीफ में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे तो दिमाग में चीजें नहीं यार अब तो ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा, ये ओवरी हो जाएगा, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है. तो इस तरीके की चीजें हमारे जब दिमाग में रटी जाती है ना तो बैठ जाती हैं. एक दो बार देखेंगे, बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बन जाती है. तो चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए. ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम लोग नॉर्मली एक्सप्लेन करते हैं तो क्या बोलते हैं यार, ये वेजाइनल ट्रैक है, वेजाइनल ट्रैक क्या काम करता है भैया, तो स्पर्म को रिसीव करना और बर्थ कैनाल मतलब बच्चे को जन्म देना होता है. अब देखिए जो सर्विक्स है यहाँ पर देखिए ये रीजन, ये हमारे इस वेजाइनल ट्रैक के ऊपर और ये यूट्रस को जोड़ने का काम कर रहे हैं. यहाँ पर दिख रहा है ना, इन बिटवीन में दिख रहा है आपको, ये यूट्रस दिख रहा है आपको, जहां पर एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मतलब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वो वाला रीजन देखते हैं. पेयर ऑफ ओवरी दिख रही है आपको, ये ओवरी की अगर एक को रिलीज कर रही है, जब एक को रिलीज करे तो क्या होगा भैया, यहाँ पर रिस्पॉन्स करता है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन की करेगा, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर तो होता नहीं है, ये इंटर एक्सटेंड करेगा और यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब स्टे कर जाता है. तो फैलोपियन ट्यूब को भी हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं वहां पर. ठीक है,
तो जो एम्पुलर रीजन होता है, थैमस रीजन होता है, वहां पर हम लोग उसको देखते हैं। तो ये चीजें हमारे पास दिमाग में बैठ जाती है कि नहीं ऐसे ऐसे चीजें होती है, ठीक है। तो देख रहे हैं आपको ये एग वाला जो रीजन होता है इनफंडिबुलम रीजन, ये फिमरी जो होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जहां पर एग को एज कैप्चर की होती है ओवरी के पास से। तो ये चीजों को एज नॉर्मल आप देख सकते हैं। तो जरूरत है किसकी? बस अंडरस्टैंडिंग की। तो मैं चाहता हूं कि आप चीजों को रटने से बेहतर है अंडरस्टैंड करने के लिए। जितना आप अंडरस्टैंड कर लेंगे उतना बेहतर परफॉर्म कर लेंगे। तो परफॉर्मेंस आप अच्छी दीजिए, मार्क्स तो मिल ही जाना है, ठीक है। देखिए एक्सटर्नल ऑर्गन्स, these protect the internal organs and aid the sexual intercourse and urination। ये जो आउटर लेयर होती है उसका काम मीन्स क्या है भाई? इंटरकोर्स के लिए रिस्पॉन्स करता है और प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्स करता है। ये एक नॉर्मल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलते हैं। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीजें होती हैं वो देखिए। मॉन्स प्यूबिस, a fatty mound over the pubic bones covered with hairs after the puberty। ठीक है, जो puberty डेवलप्ड होती है उस puberty के स्टेज में वहां पे जो मॉन्स प्यूबिस होती है वो पेल्विक रीजन या प्यूबिक रीजन के ऊपर फैटी बहुत सारे टिश्यूज होती हैं, वहां पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रोन कर जाते हैं। वो हमारा रीजन क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस कहलाता है, ठीक है। लेबिया मेजरा एंड लेबिया माइनोरा, देखिए outer and inner folds of skin that enclose and protect the vaginal opening। ये दो लेयर्स होती है लेफ्ट एंड राइट की, और ये क्या करती है? वेजानल ओपनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। जी बिल्कुल, वेजानल ओपनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और एक कैसा स्किन होता है? ये इनर फोल्ड लाइक स्किन होती है ये, ठीक है। ये वेजानल ट्रैक को क्या करती है? ओपनिंग को ये एज प्रोटेक्शन का काम करती है। दूसरा देखिए क्लाइटोरिस, A small sensitive structures that top of the labia minora। ये जो क्लाइटोरिस होती है, देखेंगे अभी जस्ट हम लोगों ने देखा हुआ था यहां पर, कहां गया? सर्विक्स हो गया, हाइमेन, क्लाइटोरिस। ये देखिए ये वाला जो रीजन होती है ना, ये काफी सेंसिटिव रीजन होती है। ये वाली ये क्या होती है एक्चुअली? यहां पर देखा जाए तो प्री मैच्योर फॉर्म ऑफ द वेजाइना बोल सकते हो। ये हमारे लिए क्या होती है? सेंसिटिव रीजन माना जाता है, ठीक है। एक फीमेल्स के लिए सेंसिटिव रीजन माना जाता है। अब देखिए ये टॉप द लेबिया माइनोरा एंड होमोलॉगस टू द पेनिस इन द मेल, और ये काफी सॉलिड भी होता है, और जस्ट लाइक ये पेनिस की तरह, आपको समझ में आया कि नहीं? ये पेनिस की तरह है, काफी टफ, काफी हार्ड है मस्कुलर स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए वेस्टिब्यूल्स, एरिया कंटेनिंग ओपनिंग द वेजाना एंड द यूरेथ्रा। वो ये एरिया होती है जहां पर हमारे लिए यूरेथ्रा और एक नॉर्मल वेजानल की जो ओपनिंग होती है ना, वहां बोलते क्या? वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। तो नाम याद रखिएगा, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनर एंड लेबिया मेजरा, क्लाइटोरिस एंड वेस्टिब्यूल्स। तो मॉन्स प्यूबिस वो रीजन्स होती है जहां पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रोन करते हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, फैटी टिश्यूज का होता है। लेबिया मेजरा एंड लेबिया माइनोरा क्या होता है? ये दो फोल्ड स्किन्स होती हैं जो वेजानल ओपनिंग को प्रोटेक्ट करने काम करती हैं। क्लाइटोरिस क्या होता है? एक सेंसिटिव ऑर्गन्स होती है जो लेबिया माइनोरा के सबसे टॉप वाले रीजन पाई जाती है। इट इज अ टफ एंड हार्ड, जस्ट लुक लाइक एज अ पेनिस ऑफ द मेल्स, ऐसा आपको बिहेव करेगा ये। वेस्टिबल्स क्या होती है? जहां पे वेजाइना और यूरेथ्रा की ओपनिंग एक साथ होती है, वो हमारा क्या होता है? वेस्टिब्यूल्स होता है। कौन सा रटने का काम हो रहा है यार? रटने का काम थोड़ी हो रहा है। रटने का काम होता तब तो भाई इसको रटना पड़ता मुझे या आपको। तो मैं रटने की बात नहीं बोलता, मैं इसका अंडरस्टैंड करने की बात करता हूं। तो किसी चीज को हम लोग रिमाइंड करते तो कर लेते हैं, अब रिमेंबर ही नहीं करेंगे तो दिक्कत होती है। तो रिमेंबरिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जितने हम लोग रिमेंबर करते हैं, जैसे बोलते गाना सुनने के बाद गुनगुनाते रहते हैं, तो बस इसको मन में भी गुनगुनाते हैं, याद हो जाएगा आपको, लिख भी सकते हैं हम लोग फिर, ठीक है। क्लियर है? चलिए ये देखिए, अब अगर हम बात करें इंटरनल ऑर्गन की, तो वो तो बात थी एक्सटर्नल ऑर्गन्स की। देखिए इंटरनल जो ऑर्गन्स होती है ना, वो सबसे खास होती है हमारे लिए कि यार किस पीरियड्स पे कब कहां और कैसे शेप में स्ट्रक्चर्स देखने को हमें मिल जा रहे हैं। जब स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं तो मन में आता है यार ये स्ट्रक्चर ऐसा, तो इसका काम क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, परफॉर्मेंस क्या होगा। तो ये बातें तो आपको समझ में आती है ना
कि यार कहीं ना कहीं हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट तो है ये एग्जाम्स के लिए। आप देखिएगा अपने PYQs में कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, चाहे 24 की बात करें, चाहे 25 की बात करें, चाहे 23 की बात करें, चाहे 22 की बात करें। क्लियर है? तो जब चीजें हमें ऐसे देखने को मिल जाती हैं तो बात समझ में आती है, नहीं मुझे इसकी इंपॉर्टेंस तो है भाई, इसको अच्छे से मन लगा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 to 4 मार्क्स की बात होती है। अब देखिए ओवरीज, आपने अभी ओवरी को देखा हुआ था, ठीक है, ओवरी को देखा हुआ था, ये 1 2 लेफ्ट एंड राइट दिख रहा है आपको। जब बात करें हम लोग ओवरी की, तो इस ओवरी की बात करने के बाद समझ में आती है कि भाई कि क्या होता है, ये पेयर ऑफ ओवरी होती है। कैसी होती है? पेयर ऑफ ओवरीज होती है। देखिए पेयर ऑफ ऑलमंड शेप्ड, कैसा होता है वो? बादाम की तरह। आपने देखा होगा ना बादाम कैसा होता है, छोटा सा होता है, ऊपर देखते हैं थोड़ा सा नैरोवियर जाता है, फिर थोड़ा सा ब्रॉड होता है, फिर नैरोवियर हो जाती है। तो ये कैसा होता है? ऑलमंड शेप्ड अबाउट होती है। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है? लगभग 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कहां प्रेजेंस होती है? लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी। कहां पर होती है ये? पेल्विक कैविटी में होती है। और क्या होती है ये? देखिए ऑन एन ईच साइड ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के दोनों साइड्स में होता है, क्योंकि भाई पेयर होता है तो दोनों साइड में होगा। ऐसा थोड़ी कि दोनों साइड एक ही हो जाएगा, नहीं, एक लेफ्ट होगा तो एक राइट होगा। अब देखिए दे प्रोड्यूस ओवा, दैट मींस द एग्स एंड प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स, दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन्स। बात समझ में आ गई? ये था आपका क्या? ओवरीज, सॉरी ये क्या था? ओवरीज था। अब हम बात करने वाले हैं क्या? फैलोपियन ट्यूब और द ओविडक्ट। देखिए फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट ये दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट था ओवरीज का। ठीक है, अब देखिए फैलोपियन ट्यूब और द ओविडक्ट, ये हमारे पास क्या है? 2 ट्यूब्स 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब ये भी क्या होते हैं? पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, क्योंकि जहां पर आपके लिए ओवरीज होती है पेयर ऑफ, वहीं ओविडक्ट भी होता है हमारा क्या? पेयर ऑफ में होता है। ठीक है, देखिए ये देखिए आपको दिख रहा है ये वाला रीजन। ठीक है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये वाला, ये तो मान लीजिए आपका ओवरी का रीजन हो गया। ये मैं कुछ ऐसे बना देता हूं इसको। ठीक है, तो ये जो आपको रीजन दिख रहा है आपको, ये ये जो 3 रीजन आपको दिख रहे हैं यहां पर, फिम्बरी, एम्पुला और इस्थमस, इन तीनों को कलेक्टिवली बोला जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग? ओवी डक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अब देखिए ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है आपको यहां पर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये हमारी क्या होती है? फिम्बरी कहलाती है। ठीक है, इसको इनफंडिबुलम भी बोलते हैं हम लोग। यहां पर जैसे फिम्बरी मैंने बोल दिया, इसको इनफंडिबुलम भी लिख सकता हूं मैं, इनफंडिबुलम। ठीक है, फिम्बरी और द इनफंडिबुलम। तो ये जो जस्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के जस्ट पीछे जो एरिया होता है ना, वो इनफंडिबुलम की होती है, और जो फिंगर लाइक दिख रहा होता है वो हमारे क्या होता है? ये फिम्बरी होती है। तो ये 3 पार्ट में होते हैं हमारे पास, कि जो ओवरीज होती है उसको इजिली कैप्चर कर पाए, उसको ऐसे फिक्स कर पाए, वो इसी के लिए हो सकती है। और जो एक्चुअली यहां से एग निकलता है, एग निकल करके इस एम्पुला वाले रीजन में स्टे करता है। किसके लिए? बाय द वेटिंग ऑफ द स्पर्म, मेल गैमेट के लिए। और फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? तो इसी एम्पुला वाले रीजन में। एग्जैक्टली कह सकती है, अगर कोई आपसे पूछे कि वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इनर साइड ऑफ द फीमेल, देन यू कैन आंसर देम एज सर एम्पुला। What is the ampulla? Sir, it is a site where egg are stay for fertilization in fallopian tubes.
देन टीचर समझ जाएगा, नहीं नहीं बच्चे ने पढ़ा हुआ है, समझदारी से बता रहा है आंसर, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए, जब बात करते हो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस। और ये जो ओवरी से लेकर के यूट्रस की तरफ क्या होता है, मूव करता रहता है, क्योंकि वो उसको पता है कि यार यहां से फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनाकर कहां लेके पास करना है, इसको यूट्रस में पास करना है। तो वो उसी की तरफ क्या होता है, मुड़ा होता है, उसी से अटैच्ड होता है। अब देखिए, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन लाइन द सीलिया ट्रांसपोर्ट्स द एग। और ये वो साइट होती है जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। और मैंने अभी आपको बोला कि ये जो ओविडक्ट है, या फिर मैं यहां पर बोल देता हूं ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। इनफंडिबुलम और एम्पुला और इस्थमस। तो जो ओविडक्ट होता है वो ये 3 पार्ट में तो डिवाइड होता है, और जो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो यहीं पे होता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन बनने के बाद क्या बनेगा, वो जाइगोट बन जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो ओविडक्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे, पेयर ऑफ ओविडक्ट होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए, यूट्रस क्या है, ये यूट्रस। अब देखिए, यूट्रस दैट मींस कि वो साइट जहां पे एक बेबी का डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट, मतलब जो गेस्टेशन पीरियड होती है, उस गेस्टेशन पीरियड में 9 मंथ्स लगते हैं। तो उस 9 मंथ्स में बार्ला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला जो रीजन होती है, वो यहीं पे बनती है, यूट्रस वाले रीजन में ही। क्योंकि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट तुरंत जाकर यूट्रस में जाएगा, और यूट्रस की अम्बिलिकल कॉर्ड से फिर अटैच्ड होगा, फिर बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट, ठीक है। तो ये वो रीजन। देखिए, अ मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन्स 7 to 8 centimeter long, where fertilized egg implants and develops into the fetus। मैंने यही चीज बोला अभी आपको कि जैसे ही वो फर्टिलाइज्ड एग होगा ना, वो कहां इंप्लांट्स किया जाएगा, यूट्रस में किया जाएगा। तो किस फॉर्म में जाएगा वो, फीटस का डेवलपमेंट के फॉर्म में जाएगा। जैसे वहां पर गया यूट्रस में, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो फीटस, दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो, ठीक है। अब देखिए, इट हैज 3 लेयर्स। जो यूट्रस होती है उसकी 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, आउटर, सिरस लेयर होती है, ठीक है। मायोमेट्रियम, थिक मिडिल मस्कुलर लेयर फॉर कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। जब बेबी की डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, उस टाइम ये क्या करता है, कंट्रैक्शन करता है, जिससे कि एक प्रेशर बनती है और बेबी को आगे मूव करने में हेल्प करता है। बात समझ में आ गया कि यार ये ओवरीज क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब यार, ओविडक्ट क्या होता है, यूट्रस क्या होता है। क्लियर है? पहले इसकी जो यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, ठीक है। ये क्या है, इंडोमेट्रियम की लेयर होती है। इनर लाइनिंग थिकनेस ड्यूरिंग द मेसोसाइकिल एंड शेड्स इफ नो प्रेगनेंसी अकर्स, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब प्रेगनेंसी होती है, तो जब ड्यूरिंग द हैवी ब्लीडिंग्स या फिर जब पेन वगैरह होती है, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होती है ना, तो ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है ना, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा कि जो एंडोमेट्रियम की लेयर्स होती है काफी थिक हो जाती है, तो वो रब करती है, तो उसमें पेन होता है, क्रैम्प्स होती है इसकी वजह से। और जैसे ही ये नॉर्मल हो जाता है, फिर आपका पीरियड्स बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, और ये तब तक आती रहती है जब तक कि अब कोई लेडी प्रेग्नेंट ना हो जाए। प्रेग्नेंट होगा तो ऑटोमेटिक रुक जाता है, ठीक है। अब देखिए सर्विक्स क्या होता है, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी पहले फीमेल के बारे में पढ़, उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। देखिए, लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस, सर्विक्स क्या होता है, यूट्रस का जो लोएस्ट पार्ट होता है ना, वो होती है दैट कनेक्ट द वेजाइना, प्रोड्यूसेस
म्यूकस टू इट्स स्पर्म मूवमेंट। सर्विक्स का काम एक ही होता है कि ये एक लुब्रिकेंट्स का काम करता है, ठीक है, ये एक लुब्रिकेंट्स का काम करता है। और जो लुब्रिकेंट्स होती है ना, वो लुब्रिकेंट्स इसलिए आता है क्योंकि ड्यूरिंग द इंटरकोर्स टाइम द स्पर्म कैन इजिली मूवेबल टुवर्ड्स द एग रीजन। क्लियर? वो इसीलिए आता है कि जब कहीं पर एग स्टे किया हुआ है, वेट कर रहा है, तो स्पर्म वहां पर इजीली से पहुंच सके और इसको फर्टिलाइज कर सके। इसीलिए सर्विक्स वहां पर क्या करता है? लुब्रिकेंट्स का सिक्रीशन करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए वजाइना। क्या है वजाइना? अ मस्कुलर कैनाल 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। वजाइना क्या होती है? एक मस्कुलर कैनाल्स होती है जिसकी साइज क्या होती है? 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर, लीडिंग फ्रॉम द सर्विक्स टू द एक्सटर्नल बॉडी। सर्विक्स से लेकर के एक्सटर्नल बॉडी तक, जैसे हम लोगों ने भी एक्सटर्नल देखा ना बॉडी, तो उस पार्ट्स में पढ़ा था हम लोगों ने, मॉन्स प्यूबिक, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है, पढ़ा हुआ था, क्लाइटोरिस, तो वो साइड रीजन में वहां की बात कर रहा है। सर्व एज अ बर्थ कैनाल एंड पैसेज फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो। और ये क्या करता है? बर्थ कैनाल का तो काम करता ही करता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो का भी काम करता है। और क्या करता है? तो स्पर्म को रिसीव करने का भी काम करता है। कौन? वेजाइना करता है। क्लियर? देखिए चीजों को बस सोचिएगा कि जो चीजें हैं वो एक्चुअली में रियलिटी में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो बस रिमेंबर पॉइंट करने के लिए ऐसी चीजें होती हैं और मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जिनको एग्जाम्स देने, बोर्ड एग्जाम्स के, तो वहां पर उनके लिए कुछ तो बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बोलिएगा दोस्तों को, भाई शेयर करें ताकि आपको एक नई नई चीजों को कंटेंट के साथ, और बोर्ड एग्जाम में एक जो हौज पौज जो डर लगा रहता है वो बायोलॉजी का मैं डर मतलब हटाना चाहता हूं। किसी भी कोई दिक्कत नहीं आया यहाँ पर। क्लियर है? तो अब इसमें तो कोई डर नहीं लगना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को कैसे किया जाए, ठीक है। अब देखिए फंक्शन क्या होता है। गैमेट्स प्रोडक्शंस, जो सबसे मेन प्रॉब्लम्स आती है भैया वो क्या होती है? गैमेट प्रोडक्शंस होती है। गैमेट प्रोडक्शन दैट मींस द ओवोजेनेसिस। अब ओवरीज क्या करती है? ओवरीज प्रोड्यूसेस वन मैच्योर ओवम पर मंथ फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, ठीक है, अराउंड 45 to 50 years. दिस स्टार्ट द प्यूबर्टी एंड इन्वॉल्व्स मियोसिस। देखिए ओवोजेनेसिस आपको तो नहीं पढ़ना है, बट ओवोजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच फीमेल can produce the one eggs each and every month till puberty to 45 to 50 years age of the females, ठीक है। वो तब तक होता रहेगा जब तक कि एक लेडीज, एक फीमेल्स की जो एज होती है वो 45 से लेकर के 50 ईयर्स तक नहीं पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हारी बात क्लियर होती है कि वो जेनेसिस हमारी क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। होती कहां पर है? तो ये होती है हमारे लिए जर्मिनल सेल्स में होती है, ठीक है। जर्मिनल सेल्स दैट मींस कि वो रीजन्स जहां पे मियोसिस की चीजें होती हैं, ठीक है। मियोसिस का मतलब होता है जहां पर क्रोमोसोमल का हाफ होना, ठीक है। इंटरकोर्स के बाद क्या होता है? हाफ हो जाता है, उसी की बात कर रहा है ये मियोसिस का, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए हार्मोनल रेगुलेशन, कैसे इसको रेगुलेट किया जाता है? एस्ट्रोजन डेवलप्स ब्रेस्ट वेडन हेल्प्स रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर यूट्रस फॉर द प्रेगनेंसी। देखिए एस्ट्रोजन का काम क्या होता है कि ब्रेस्ट को डेवलपमेंट्स करना है और हिप्स को वेडन्स करना है और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को कंट्रोल करना है, जबकि प्रोजेस्टेरोन काम क्या होता है? यूट्रस को प्रिपेयर करना है, किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए करना होता है। तो दो हार्मोन्स, दोनों के फंक्शन याद रखिएगा। क्लियर? देख लीजिए एक बार। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां पर इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि चीजों को काफी इजीएस्ट वे में इसको समझाने की कोशिश मैंने किया हुआ है। और फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स होगी तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस चीजों को नहीं समझ में आ रहा है, मुझे फिर से देखना है, फिर समझना है, तो मैं फिर समझा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी।
sperm meets egg in fallopian tubes, zygote travel to uterus for the implantations। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे यहां पर देखिए, दिस इज द स्पर्म and this is the ova, they are raised towards the ova, after that the nucleus are entered in the inner side of inner side of the egg, then we can call as the zygote। this is the unconditioned haploid, this is also haploid, but after the making of two nucleus they will be make as diploid condition, what we called as diploid condition, diploid। so you can answer it, sir, when zygote is formed this is called as a diploid। क्लियर है, तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग कि जब कोई मेल और फीमेल क्या करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो जो एग होती है वो मैच करती है, फिर मीट करती है, सॉरी मीट करती है, मीट करने के बाद क्या बनती है, जाइगोट बनता है। तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट कहां जाएगा, यूट्रस की तरफ। क्यों, क्योंकि वहां पर तो फिटस का फॉर्मेशन होगा ना। क्लियर है। अब देखिए मेंस्ट्रुएशन, monthly shedding of the endometrium if no fertilization occurs, cycle lasts 28 days on the average। एक ये भी होता है कि अगर कोई लेडीज जब तक प्रेग्नेंट नहीं होती है ना तब तक ये 28 डेज में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है बार बार ब्रेक डाउन होती है और एज अ फ्लो के फॉर्म में थ्रू वेजाइनल ट्रैक आउटसाइड द बॉडी होता रहता है। नेक्स्ट द पास्चुराइजेशन, चाइल्ड बर्थ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, एक्सपेल द बेबी। ऐसा होता है भाई, जब 9 मंथ की पीरियड्स कंप्लीट हो जाते हैं, गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाते हैं, देन वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, देन बेबी बाहर आ जाएगी। ये होती है क्या, हमारी टोटल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर यहां पर। चलिए देखिए नेक्स्ट, ये है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्या है ये, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। टोटल तो 28 डेज के होते हैं। अब देखिए इस मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में हमारे पास 3 फेज को दिखाया गया है, एक मेंस्ट्रुअल फेज है, एक फॉलिकुलर फेज है और एक ल्यूटियल फेज है। ठीक है, तो इन सब फेजेस में हमारे दिमाग में कुछ चीज तो आती है यार भाई होता है क्या। पहली बात तो ये कहते हैं कि जो साइक्लिक प्रोसेस होती है ना, फ्लो ऑफ ब्लीडिंग की सीधे मैं लिख देता हूं, फ्लो ऑफ ब्लीडिंग, bleeding in every month, in every month within a 28 days। ठीक है, दूसरी चीज, फर्स्ट पीरियड्स are start from the age of 11 to 13 अप्रॉक्स, कभी 10 to 12 भी देखने को मिल जाएगा। 11 to 13 in girls are known as menarche। ये वर्ड याद रखिएगा, मेनार्च। एंड द लास्ट साइकिल और पीरियड्स will came in the age of 45 to 50 years are called मेनोपॉज। ठीक है, क्या बोला जाएगा, मेनोपॉज बोला जाएगा। तो ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अगर कोई लड़की है
तो उसकी जो एज होती है वो 10 से लेकर 12 या 13 ईयर्स के आसपास होगी। तो उस टाइम में जो पहला पीरियड्स आएगा, जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, उसे क्या बोलेंगे? तो मेनार्च बोलते हैं। क्यों आता है? क्योंकि भैया हमारे पर हार्मोनल डेवलपमेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज, जो लास्ट पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेनोपॉज बोलते हैं। और वो कब आती है? वो 45 से लेकर 50 ईयर्स के एज के बीच में आती है, फिर इतने तक की हो जाती है वो। ठीक है, अब देखिए ये है आपका 28 days cyclic divide into the phases controlled by the hormones from the pituitary glands and ovaries। देखिए ये आपका menstrual phase, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो फेजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, इन फेजेस में आपको A to Z बातें क्लियरली मैं समझा देता हूं। देखिए जो मेंस्ट्रुअल फेज है या ब्लीडिंग फेज भी बोल सकते हैं, ये देखिए 1 to 5 डेज होती है। एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन एंड इट इज सेटेड ब्लड एंड टिश्यूज पीरियड्स FSH राइजेस। आपको मैंने बताया था FSH क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होती हैं, और ये स्टार्टिंग के फर्स्ट डे की, मतलब 1 to 5 डेज के बीच की बातें बोल रहा है कि जो एंडोमेट्रियम की लेयर्स होती है उस टाइम क्या करती है? ब्रेक होती है। और ब्रेक क्या होती है? ब्लड के साथ वो वेजाइनल ट्रैक के थ्रू आउटसाइड दी बॉडी जाती है। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा है 1 to 5 डेज, बस अगर इससे ज्यादा होता है तो आप देन डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉलिकुलर फेज। अब देखिए ये होता है 6 से लेकर 14 डेज होती है। जैसे 5 दिन बीत जाते हैं ना, 5 दिन की बात कर रहा है, 6 दिन की बात कर रहा है ये, कि फॉलिकल्स इन ओवरी मैच्योर्स प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन। तो जो ओवरी होती है वो क्या होती है? मैच्योर होने लगती है, और क्या होता है वहां पर? एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। जब एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, देन एंडोमेट्रियम क्या होती है? रीबिल्ड्स होती है, मतलब दोबारा बनने लगता है वो। क्योंकि एवरी मंथ्स में आपका जो एंडोमेट्रियम क्लियर होती है वो बार बार तो ब्रेक होती है, तो बनना भी तो चाहिए उसको। तो ये 6 से लेकर 14 दिन में बनना स्टार्ट हो जाता है, और ओवुलेशन ऑन 14 डेज, और उसके बाद 14वें दिन क्या होता है? एग बनने लगते हैं। अब देखिए ओवुलेशन डे 14, मैच्योर एग रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब, LH सर्ज ट्रिगर्स दिस। और ये जो 14 से लेकर 20वां दिन होता है ना, ठीक है, ये तो इसमें क्या होती है? एग कंप्लीटली मैच्योर होकर के वो फैलोपियन ट्यूब की तरफ क्या होती है? मूव करने लगती है। तो ये जो फेज आपको देखने मिलेगा काफी इंपॉर्टेंट फेज है, मैं अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में कि इसमें क्या होता है। ये ट्रिगर्स करते हैं कौन? LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब देखिए ल्यूटियल फेज, डेज 15-28 डेज, corpus luteum forms produces the progesterones. If no pregnancy it degenerates and leading to next cycles। अगर प्रेगनेंसी हो गया तो स्टॉप कर जाएगा, अगर नहीं हुआ तो देने क्या करेगा? रप्चर करेगा। क्लियर? देखिए ये दिख रहा है आपको, पॉसिबल टू कंसीव, ये रीजन देखिए, ये जो 15-16 डेज होती है, 14, 15, 16 डेज होती है ना, ये जो रीजन दिन काफी इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? फॉर प्रेगनेंसी के लिए भाई, ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के लिए ये, अगर कोई फीमेल इस बात का ध्यान रखे कि उसे कंसीव करना है तो इन दिनों का काफी खास ध्यान रखेगी, तो इसमें कंसीविंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब यहां पर देखिए जो रेड लाइन आपको दिख रही है, यहां पर ये पूरी रेड डॉट जो दिख रही है वो मेंस्ट्रुअल लिस्ट फर्टाइल है, आपको यहां पर दिख रही है। उसके बाद पॉसिबल टू कंसीव यहां पर भी है 7 to 8 डेज, ये 8 और 9 डेज वाले में यहां पर भी चांसेस बनते हैं, पॉसिबल बनता है। और जो ओवुलेशन ही फेज होती है ये आपकी बेस्ट चांस फॉर द कंसेप्शन, ये वाला रीजन जो होती है आपके पास पूरा 14वें दिन, और सबसे ज्यादा तो यहां पर होती है 15 to 16 डेज वाले में। उसके बाद ये फिर बनने लगती है क्या? एंडोमेट्रियम की लेयर, ये क्या होती है? फिर ब्रोकन डाउन होती है, फिर अगेन नेक्स्ट साइकिल। कंसीव हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो देन अगेन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा इस मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले में। देखिए
अब हार्मोन्स इन्वॉल्व कौन कौन सा होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट्स फॉलिकल ग्रोथ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ट्रिगर्स ओव्यूलेशन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मेंटेन द साइकिल्स। देखिए, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने आज अच्छे से फिनिश कर लिया क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। देखिए, एक चीज रह गया था क्या हमारे पास? प्लेसेंटा। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन पढ़े थे तो वहां पर एक चीज छूट गया था, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या होती है कि एक वो पाथवे होती है जो किसी भी बेबी को क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, एक्सक्रीट आउट में हेल्प करता है विद इन द इनर साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल्स। ठीक है, ये पॉइंट रह गया था। तो ओवरऑल हम लोगों ने पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश कर लिया और इसके साथ ही हम लोगों ने पूरा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर भी क्लोज कर लिया। अंडरस्टूड? अब देखिए, अब ये जो चैप्टर्स क्लोज हो गए तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने लाइफ साइकिल, लाइफ प्रोसेस खत्म कर लिया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर लिया, हेरिडिटी एवोल्यूशन कर लिया और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर लिया। 4 लेसन्स हम लोगों ने फिनिश कर लिया। अब उम्मीद है कि आप सबको बायोलॉजी सेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जहां सब रह गया क्वेश्चंस के आने वाले वो भी मैं आपको करा दूंगा धीरे धीरे। और एक चैप्टर रह गया तो हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे। तो आप तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़िए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय माता दी।